हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेडो से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परोस में क्या बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंचलता। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? तो किसकी कीमत बताई गई है? वक्त की। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंका कांड से। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अपने कर्म की तुलना किससे की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान से। तो इसमें गया ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कौन रात बीतने पर पाप के अध्याय खोलता है? तो कौन खोलता है? फरिश्ते। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता रूपी फसल की कटाई कितनी बार की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत बार। तो इसमें गया ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या का मतलब है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है और इसकी रचयिता कौन है, ठीक है, और जो काव्य है कौन से पार्ट से जो है लिया गया है। तो यहाँ पे व्याख्या का मतलब होता है उसको एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे देखिए क्या काव्यांश दिया गया है, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो इसमें सबसे पहले प्रसंग देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक कविता से अवतरित है। यानी कि ये जो है आपकी जो किताब है आरोह भाग 2, उसमें जो पतंग नामक जो कविता है उससे लिया गया है। और इसके जो लेखक राइटर हैं, रचयिता, ये है आलोक धनवा। इसमें कवि ने कोमल बच्चों की इच्छाओं और क्रियाकलापों का जो है चित्रण किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। कवि कमल बच्चों के क्रियाकलापों का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब बच्चे अपने पतंगों को उतारने के लिए मकानों की छतों से खतरनाक किनारों पर दौड़ते हैं तो उन्हें अन्य कोई बचाने नहीं आता, बल्कि उनके रोमांचित शरीर की संगीत ही उनकी रक्षा करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। कवि का अभिप्राय है कि यह कोमल बच्चे अपनी इसी रोमांच के सहारे खतरनाक स्थानों को भी पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे असीम आकाश में उड़ रही होती है तो वह भी अपनी डोलती ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है। यह कोमल बच्चे असीम आकाश में उड़ते हुए पतंगों के साथ साथ अपने रुद्रों के सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं। बाल मन की ऊंचाइयों को छू रही पतंगों के साथ आकाश में उड़ना चाहता है, वह उनकी हदों को पार करना चाहता है। वैसे भी इन कोमल बच्चों को कोमल मन भी इन्हीं पतंगों के साथ उड़ रहा होता है। इसी के साथ देखिए अथवा में एक और कविता की जो पंक्ति दी गई है, मेरा जो होता सा लगता है होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। सबसे पहले प्रसंग की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां मुक्ति बोध की रचना सहर्ष स्वीकारा में से अवतरित है। यानी कि यहाँ पे जो है ये जो है सहर्ष स्वीकारा जो है आपकी कविता है वहाँ से ली गई है। इसमें कवि ने अपनी प्रत्येक अनुभूति, परिस्थिति और स्थिति पर अपने प्रिय की छाप का अनुभव किया है। यही कारण है कि वह प्रत्येक क्षण एवं स्थिति को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। कवि अंधेरी गुफा के अंदर भी प्रिय के संवेदना का अनुभव करता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्याख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ मेरा होता सा लगता है वह शायद मेरा हो जाए, वह सब तुम्हारे कारण ही है। मेरा जो सत्ता है, मेरी जो स्थितियाँ हैं, मेरी जो स्थितियाँ हो सकती हैं, मेरी उन्नति या अवनति को भी की जो संभावनाएं हैं वे सभी तुम्हारे कारण हैं। मेरा हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा तुम्हारे कारण है। मेरा हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा तुम्ही से जुड़ी रही है।
हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी सुख दुख, सफलताएं असफलताएं हैं, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि तुमने उन सब को अपना माना है। वे सब तुम्हें प्रिय हैं, जो तुम्हें प्रिय है उन्हें अस्वीकार कर पाना मेरे लिए असंभव है। तो ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तुलसीदास या फिर आलोक धनवा की जो है जीवन रचनाओं एवं भाषा शैली का जो है संक्षिप्त वर्णन करना है। आपको इनमें से कोई भी एक करना है। देखिए, तुलसीदास का भी दिया गया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तुलसीदास, और दूसरे जो हैं यहाँ पे आलोक धनवा, इनकी जो आपको डिटेल में लिखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे तुलसीदास। तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म के स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुरा गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की और मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया था। तुलसीदास को हम हिंदू कवि और संत के रूप में जानते हैं। उन्होंने भारत के सभी बड़े महाकाव्य रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की है। इनकी साहित्यिक परिचय की बात करें तो देख सकते हैं, तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भगत थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें भाषा, उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है वे युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो यहाँ पे लास्ट में नीचे आप रचनाएं देख सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली। इसके अलावा और भी हैं इनकी। नेक्स्ट और में यहाँ पे आप देख सकते हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ। 7वें-8वें दशक के जन आंदोलनों से जुड़े हुए कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 72-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद रही। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, आलोचकों का तो मानना है कि इनकी कविताओं ने हिंदी कवि और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 में लेखन आरंभ करने के बाद इनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह है सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है। तो ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान। तो ये इनको सम्मान मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविताओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो है प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सूर्योदय के होने से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है। तो सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। नीले आकाश में फैलती प्रातःकालीन सफेद किरणें जादू के समान प्रतीत होती हैं। उषा काल में आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण परिवर्तित होता है। उस समय प्रकृति
के कार्य व्यापार की उषा का जादू है। निर्मल नीला आकाश, काली सिर पर पूते केसर से रंग, स्लेट पर लाल खड़िया चाक, नीले जल में नहाती किसी गोरी नायिका की झिलमिलाती देह आदि दृश्य उषा के जादू के समान प्रतीत होते हैं। सूर्योदय के होते हुए सभी दृश्य समाप्त हो जाते हैं। इसी को उषा का जादू टूटना कहा गया है। नेक्स्ट है, कवि किस दृश्य को रोक कर रखना चाहता है और क्यों? कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रोक के रखना चाहता है क्योंकि वह उस दृश्य पर मुग्ध हो चुका है। उसे इस स्मरणीय दृश्य के लुप्त होने का भय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ष की अवस्था में भक्तिन विधवा हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी किस आंदोलन में खाई थी? तो ये खाई थी राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान कितने वर्ष तक अजय रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? तो कैसा माना गया? कोमल। तो इसमें क्या ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? तो कहाँ जा रही थी? लाहौर। इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगल का स्थान किसने ले लिया था? तो दंगल का जो स्थान है घोड़ों की रेस ने ले लिया था। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखिए गद्यांश क्या है। शिरीष भी अवधूत है, शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब खूब उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। सबसे पहले प्रसंग की बात कर लेते हैं। देखिए प्रसंग, लोकप्रिय लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल पाठ को लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक जो है और भी रचनाएं लिखी हैं। व्याख्या की बात करें, देखिए यहाँ पे व्याख्या, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि शिरीष का वृक्ष अवधूत के समान सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने अस्तित्व की रक्षा में समर्थ है। वह बाहरी परिवर्तनों से विचलित नहीं होता, उसमें गजब की सहन शक्ति है। वह वायुमंडल से अपना रस खींचकर कोमल और कठोर बन सकता है। वह हर परिस्थिति में कुशलतापूर्वक जी लेता है। शिरीष के फूल की महात्मा गांधी से तुलना की है। नेक्स्ट इसी के अथवा में यहाँ पे देखिए एक और गद्यांश दिया गया है। गद्यांश है, लोग संयमी भी होते हैं, बेफिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसों को बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। वे पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रसंग की। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है बाजार दर्शन। इस गद्यांश के लेखक का नाम है जनेंद्र कुमार। व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बताया गया गद्यांश में। कुछ लोग संयमी होते हैं, वे पैसे को बचा कर रखते हैं, वे फिजूल का सामान नहीं खरीदते, वे पैसे को व्यर्थ नहीं बहाते। ऐसे लोग बुद्धि का प्रयोग करते हुए पैसों को जोड़ते हैं और जोड़ते चले जाते हैं। वे पैसे की पावर को समझते तो हैं पर वे उसके उपयोग से बचते हैं। वे अपने पास पैसा जुड़ा होने पर गर्व अनुभव करते हैं। संयमी और बुद्धिमान लोग पैसे की पावर को समझते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? तो देखिए भक्तिन का जो है असली नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी धन की देवी को माना जाता है। विडंबना देखिए कि लक्ष्मी यानी कि भक्तिन के जीवन में धन नहीं था, अतः उसे अपना नाम विरोधाभास प्रतीत होता था। लक्ष्मी नाम होने के बाद भी वह कंगाल है। लोगों द्वारा इस नाम को बुलाना उसे स्वयं का उपहास लगता है, अतः वह अपने असली नाम को छुपाना चाहती है। जब भक्तिन से लेखिका ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम तो बताया, मगर साथ में लेखिका से निवेदन किया कि उसे उसके वास्तविक नाम से पुकारा नहीं जाए। लेखिका ने उसकी बात मानी। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने ही दिया था, यानी कि ये जो भक्तिन को जो नाम दिया था ये लेखिका ने दिया था। लेखिका ने उसकी कंठी माला को देखकर यह नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी?
तो लड़कों की टोली घर घर जाकर पानी की मांग किया करते थे। लोग अपने घरों में से पानी निकालकर उन्हें ऊपर डाला करते थे उनके ऊपर डाल करते थे। उनके दो नाम थे, मेंढक मंडली और इंद्रसेना। जिन लोगों को इन बच्चों का चीखना, चिल्लाना, उछलना कूदना और इसके कारण होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी, उन्होंने इन्हें मेंढक मंडली का नाम दिया था। इसके कारण बादलों के राजा इंद्र प्रसन्न होते थे। लोगों से जा जाकर यह इंद्र से प्रार्थना करने के लिए विवश करते थे। यही कारण था कि यह स्वयं को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता का वर्णन कीजिए। तो चार्ली चैपलिन ने हास्य और करुणा का समावेश करके अपने अभिनय की नूतनता के दम पर लोकप्रियता प्राप्त की। उसकी फिल्मों में उनके जीवन के कटु मधु अनुभव जीवंत रूप से लिए गए हैं। चार्ली चैपलिन को हास्यावतार माना गया है। करुणा और हास्य के मिश्रण से नवीन सौंदर्य शास्त्र को उसने सामने रखा। राज कपूर की आवारा फिल्म पर चार्लिन का सीधा प्रभाव है। गांधी और नेहरू ने भी जो है चार्लिन से संपर्क किया था। चार्ली चैपलिन सदैव खुद पर हंसते थे। वे सदैव युवा या बच्चा जैसे दिखते थे। कोई भी व्यक्ति उन्हें भारी नहीं समझता था। नेक्स्ट है, वितान भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांव भर में लेखक को कोल्लू सबसे पहले क्यों शुरू होता था? लेखक का जो कोल्लू वो सबसे पहले क्यों शुरू होता था? तो लेखक के दादा का मानना था कि जल्द कोल्लू शुरू करने से गुड़ की अच्छी कीमत मिलती है। जब सभी तरफ गुड़ बनने लगता था तो गुड़ के दामों में गिरावट आ जाती थी। इसी कारण से लेखक के दादा सबसे पहले कोल्लू शुरू करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू ने आजीवन अपना घर क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया? तो कृष्णदा ने उनसे कहा था कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने लोग उसमें रहते हैं। उनकी इस उक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन सरकारी क्वार्टर में रहने का निश्चय किया। नेक्स्ट है, खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर हो गया था? तो जूझ पाठ में खेत में काम करते समय लेखक अपने अकेलेपन में कविताओं को सुर, ताल, छंद और एक सही यति गति के साथ गाया करता था। वह कविता गाते समय अभिनय भी किया करता था। खेत में काम करते समय वह अपने मराठी अध्यापक श्री सौंदल गेकर के हाव भाव व आरोह अवरोह पर कविताएं गाने लगा। कविता के प्रति लगाव से अकेलापन दूर हो गया था। नेक्स्ट है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता बताएं। सिंधु घाटी अपने आप में प्रसिद्ध घाटी है। सिंधु घाटी में कला या सुरुचि का महत्व है। सिंधु घाटी में वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों की का लिपि रूप सभ्यता को तकनीकी सिद्धि से ज़्यादा कला सिद्धि दर्शाता है। सिंधु घाटी में नगर में कुओं का प्रबंध था। कुएं पक्की ईंटों से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फ्रैंक ने नारी विशेष विचारों का विवेचन कीजिए। सॉरी। एन नारी की खराब स्थिति के लिए पुरुषों को जिम्मेदार मानती है। उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। एन फ्रैंक ने अपना मत दिया कि साधारण नारी भी जननी के रूप में समाज को योगदान देती है। सौंदर्यमयी महिलाओं के योगदान को पुरुष वर्ग हल्के में न ले। आज समय बदल चुका है, पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रसार बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना कब लगा? तो ये लगा था सन 1556 में। क्या ऑप्शन राइट होगा? नेक्स्ट है, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है। तो उस लेखन को क्या बोलते हैं? विशेष लेखन। क्या ऑप्शन राइट होगा? नेक्स्ट है, नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? यानी कि जो नाटक है इसके प्रमुख तत्व बताने कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला है कथा वस्तु, फिर पात्र या चरित्र चित्रण, फिर है देश काल या परिवेश, नेक्स्ट संवाद और भाषा, नेक्स्ट है शैली, नेक्स्ट अभिनेता और नेक्स्ट है उद्देश्य। तो ये सभी नाटक के जो तत्व होते हैं स्पष्ट कीजिए। तो इनको एक्सप्लेन आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन के 6 ककार कौन से विस्तार से बताइए। तो इसके 6 ककार बताने। तो पहला ककार जो है ये है कौन, दूसरा है क्या, फिर है कब, कहाँ, क्यों और कैसे। तो ये सभी जो हैं ककार होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन। कौन का मतलब होता है कि घटना को अंजाम देने वाला कौन था। नेक्स्ट है क्या घटना हुई, कब घटना कब हुई, कहाँ घटना कहाँ हुई, क्यों घटना
क्यों हुई, कैसे घटना कैसी हुई। तो ये सभी जो हैं 6 ककार होते हैं समाचार लेखन के। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस घटना से सिद्ध होता है कि सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु थे। तो देखिए, करुणा के भाव उनमें जन्म से जागृत थे। देवदत्त उनका चचेरा भाई था। एक बार उसने तीर से एक हंस को मार गिराया। सिद्धार्थ ने उसकी चिकित्सा कर उस हंस की जान बचाई। सिद्धार्थ ने हंस की सेवा की और जब वह स्वस्थ हो गया तो उसे मुक्त कर दिया। इस घटना से सिद्ध होता है कि सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु थे। नेक्स्ट है अब्दुल हमीद की शहादत से क्या सिद्ध कर दिया। अर्जुन ने युद्ध के समय श्री कृष्ण से क्या कहा। तो ये आप खुद जो है कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट है सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है। तो सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है, जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और सबसे प्रेम करता है, जो अहंकार व मोह माया आदि से रहित है, जो सबके प्रति दया करुणा व प्रेम रखता है, जो सुख दुख में संभाव में से रहता है। समाशील व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में भगवान का सच्चा भगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वागीश्वर में जो है आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए वागीश्वर का क्या बनेगा, वाक प्लस ईश्वर। देखिए जब आधा कै और जो है बड़ी ई बनती है, जब इनका समावेश होता है तो कै बनता है। तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो वाक प्लस ईश्वर क्या बनेगा, वागीश्वर। नेक्स्ट है प्रति प्लस अंग संधि करनी है, तो इसका बनेगा प्रत्यंग और इसमें कौन सी संधि है, यण संधि। नेक्स्ट है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो इसमें जो है उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ टीले की तुलना हाथी से की गई है। उपमेय क्या होते हैं, जिसकी उपमा दी जाए। उपर्युक्त पंक्ति में टीला उपमेय है। उपमान क्या होता है, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा की जाती है। उपर्युक्त पंक्ति में जो हाथी क्या है, उपमान है। नेक्स्ट है चौराहा, समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम लिखें। तो चौराहा का मतलब क्या होता है, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। ठीक है, आपको बताना है, एक होता है दशानन, आपने सुना होगा। तो दशानन का जो है आपको समास का जो विग्रह करना है, और इसमें कौन सा समास है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, दशानन किसका नाम होता है, दशानन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा समास है इसमें। नेक्स्ट है, और ये जो है 4 राहों का समय द्विगु समास क्यों है, क्योंकि इसमें काउंटिंग है, यानी कि गिनती है। तो गिनती जहाँ पे आती है, काउंटिंग आती है, द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए अनुप्रास अलंकार होता क्या है, जब जहां पर कोई अक्षर बार बार आए या उस वर्ण को बार बार दोहराया जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो इसमें देखिए यहाँ पे उपयुक्त उदाहरण में र वर्ण कई बार आया है, तो यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो लड़की आंख से काणी है। दूसरा है देखिए लड़की जो है आंख से काणी है, इसमें डी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि लड़की काणी है। देखिए आंख वर्ड यूज नहीं करना था, क्योंकि काणी का मतलब ही क्या होता है, जिसमें आंख में दिक्कत हो। ठीक है, जो देख नहीं सकती, एक आंख में जिसकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अकेला जो है क्या आएगा, लड़की काणी है। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो मेरे पास एक पेन है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। क्या ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है चक्रधर शब्द में समास है। तो इसमें कौन सा समास है, चक्र धारण करने वाला। और चक्र धारण कौन करता है, किसने किया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। स्वर संधि क्या होती है, तो 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, अर्थात इसमें 2 स्वर अ और ई आसपास हैं और इनके मेल से अ प्लस ई ए बन जाता है। इस प्रकार 2 स्वर ध्वनियों के मेल से एक अलग स्वर बन गया। ठीक है, इसी विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्वर संधि। और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है देव प्लस इंद्र यानी कि देवेंद्र। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।